साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, बिना समय गवाए निधि, ज्योति और कई साथी जो आ चुके हैं, सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्वर की। कल हमने साथियों वर्ण और अक्षर पर बात की थी। वर्ण क्या होती है? वर्ण को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई शब्द दिया हो, जैसे दिया हो मेघ बीजन, क्या पूछा जाए? मेघ बीजन। और पूछा जाए कि इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षरों का समावेश किया गया है। अगर इस तरह से प्रश्न आपसे पेपर में बनता है तो यहाँ पर क्या लिखा है? अक्षर। अब जैसे आपसे अक्षर पूछा गया तो अक्षर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं वर्णों। अक्षर वर्ण का प्रयोग जब किसी शब्द के अंदर हो जाता है तो वो अक्षर बन जाते हैं। अब यहाँ पर जब अक्षर पूछे गए तो अक्षर कितने हैं? अक्षर मेरे साथियों, अक्षर की बात कर रहा है 1 2 3 4 5। तो अक्षर कितने हैं? 5 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए वर्ण कितने हैं तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 5 हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 वर्ण पूछे जाए तो 10। और अगर अक्षर पूछे जाए तो 5। अक्षर पूछे जाए तो 5 और वर्ण पूछे जाए तो 10। ठीक है। मीना गुप्ता, गुड़िया, शालिनी, निधि, सभी को ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। तो कल हम साथियों स्वर की बात कर रहे थे और आज जो हमारा पार्ट है वह है स्वर विभाजन है। क्या है? स्वर विभाजन है। तो एक बार रफली हम बात करते हैं, स्वर किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं। तो जैसे ही स्वर पूछा गया तब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के विभाजन के आधार, जैसे आपसे पूछा गया स्वर के विभाजन के आधार, स्वर के विभाजन के कितने आधार हैं? जैसे ही ये बात आपसे कही गई, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान पूर्वक केयरफुल होकर आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो जैसे ही आपसे कहा गया स्वर विभाजन के आधार, सबसे पहले मात्रा के आधार पर कितने थे? 3 थे। सबसे पहले ह्रस्व था, दूसरा दीर्घ था और तीसरा प्लुत था। फटाफट बताइएगा, था कि नहीं था? दूसरी अगर हम बात करें जीव के आधार पर कितने थे? 3 थे। अग्र था, मध्य था और पश्च था। ये 3 थे। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो नाक के आधार पर 2 है। एक को हम कहते हैं अनुनासिक और दूसरे को कहते हैं निरनुनासिक कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मुख द्वार के आधार पर। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मुख द्वार पर 4 है। एक में मुख द्वार पूरा खुले विव्रत, एक में आधा खुले अर्धविव्रत, एक में साथियों पूरा बंद हो जाए संवृत, एक में आधा बंद हो अर्ध संवृत। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ओंठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओंठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। जिनमें ओंठ गोल हो जाए वृत्तमुखी होते हैं और जिनमें ओंठ गोल ना हो अवृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगली हम बात करते हैं
तो अगला जो विभाजन होता है घोषत्व के आधार पर होता है और आपको याद रखना है सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 6 विभाजन हमने आपको बताए हैं और आई होप 6 के 6 विभाजन आपको हल्के से तो याद ही हो गए होंगे, याद हो गए होंगे ना, याद हो गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं मात्रा के आधार पर विभाजन लेते हैं, फटाफट डालिएगा मात्रा के आधार पर विभाजन। मात्रा के आधार पर विभाजन कल हमने समझा दिया था, आज मेरे साथियों लिखाना है कि मात्रा के आधार पर विभाजन जो स्वरों को किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जिनमें एक मात्रा होती है उनको ह्रस्व कहते हैं, जिनमें 2 मात्रा होती है उनको दीर्घ कहते हैं और जिनमें 3 मात्रा होती है उनको प्लुत कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुत कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। देखिएगा ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, ह्रस्व स्वर की क्या होती है, एक मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर की कितनी होती है, एक मात्रा होती है, जिसे साथियों लघु से हम इंडिकेट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। इसी को कहते हैं पाई रेखा, इसको क्या बोलते हैं, पाई रेखा बोलते हैं। एक मात्रा होती है और एक मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई रेखा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, आ ई उ री, यानी अगर इनकी संख्या देखी जाए तो मेरे साथियों इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ री, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि ह्रस्व स्वरों में कितना समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसको हम पाई रेखा से डिनोट करते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती, आ ई उ री। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ह्रस्व स्वर से कहानी इतनी ही होगी। अब आगे बात करते हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्रा होती है। दीर्घ स्वर की कितनी होती है, 2 मात्रा होती है। इनको हम वर्तुल रेखा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, वर्तुल रेखा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, वर्तुल रेखा से इनको हम शो ऑफ कराते हैं। अब अगर पूछा जाए जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तो उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर पूछी जाए कि उनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा इनकी संख्या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये तो ये हो गए। फिर इसके बाद ए आई ओ औ, आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी देखा जाए 2, 2, 4, 5, 6, 7, यानी कितने वर्ण हो गए, 7 वर्ण हो गए। संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी साथियों दीर्घ वर्ण होते हैं। दीर्घ वर्ण को ही संयुक्त वर्ण कहा जाता है। उनकी कितनी मात्रा होती है, इनकी 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, इनकी 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लुत स्वरों की। किसकी बात करते हैं, प्लुत स्वर की बात करते हैं। जैसे ही बात आई प्लुत स्वर की, देखिएगा जैसे ही प्लुत स्वर की बात आई तो यहाँ पर आपको पता हो गया प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं, 3 मात्रा होती है। और इनको जो होता है यह इस वर्ण से हम इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, प्लुत, इसको प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्लुत कहते हैं, 3 से इंडिकेट करते हैं प्लुत होता है। ठीक है, अब जो प्लुत स्वर होते हैं, जो प्लुत स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना, सभी ह्रस्व और सभी ह्रस्व, जितने भी ह्रस्व वर्ण होते हैं और जितने भी दीर्घ होते हैं सभी इसमें आ जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? जितने भी ह्रस्व होते हैं, जितने भी दीर्घ होते हैं, सभी हमारे सभी वर्ण प्लुत स्वरों में आ जाते हैं। सभी वर्ण किसमें आ जाते हैं? सभी वर्ण प्लुत स्वरों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सभी ह्रस्व वर्ण और सभी दीर्घ वर्ण। सभी ह्रस्व वर्ण, सभी दीर्घ वर्ण, यानी ह्रस्व की संख्या कितनी थी? 4 थी, आ ई उ री, और दीर्घ की संख्या 7 थी, यानी 7 4 11। जो 11 वर्ण है सभी के सभी प्लुत कहे जाएंगे। सभी के प्लुत, सभी के सभी प्लुत कहे जाएंगे। यहां पर लिख लेना, प्लुत का प्रयोग, प्लुत का प्रयोग वेदों में, वेदों में, नाटकों में, वेदों में हुआ करता था। यानी अभी जो आज के साहित्य आ रहे हैं उनमें इनका प्रयोग नहीं होता है, वेदों में हुआ करता था, इनका प्रयोग वेदों में हुआ करता था। अब वर्तमान में नाटक, नाटक या किसी को बुलाने में, या किसी को बुलाने में, नाटक में या किसी को बुलाने में आज भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, कहते ओ, तो यहां पर जो ये वर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ण है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? यही साथियों प्लुत है। ये क्या है? प्लुत है। क्लियर? तो यहाँ पर मात्रा के आधार पर जो विभाजन का पहला टाइप था, यानी मात्रा के आधार पर पूरा क्लियर हो गया कि मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। सबसे पहला ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, पूरा हमने आपको लिपिबद्ध करा दिया। क्लियर? जिया राणा, आज आप जीएस की क्लास से गायब थे, क्या बात है, मन नहीं लग रहा है क्या? जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बबीता सिंह, वर्तमान में नाटक या किसी को बुलाने में इसका प्रयोग होता है। क्वीन, जैसे बिटिया, बिटिया नहीं, अगर हम काफी देर तक बुलाते हैं, जैसे आपने सुना होगा गांव में लोग क्या, जैसे किरण है नाम, तो किरण नहीं बुलाए, क्या कहेंगे? किरनिया, है ना, जो बात खींचते रहते हैं, है ना। जैसे रामू है तो रामू नहीं कहेंगे रमुआ। तो ये जो नाम है, ये नाम जो लास्ट में जो आ करते रहते हैं ना, वो साथियों प्लुत होता है, वो प्लुत होता है। ठीक है, चलिए, सभी का नोट हो गया? हाँ भाई, जो भी आपको सलुआ, किरनिया, जो भी, ठीक है। तो ये वाला आपने विभाजन, पहला विभाजन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा विभाजन। बाकी लोग भी कमेंट करें अगर नोट नहीं कर पाते हैं। चलिए, दूसरा हम बात करते हैं ओठ के आधार पर। जैसे ओठ के आधार पर आया, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आया? इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा जिसमें ओठ गोल होते हैं, यानी एक तो होता है व्रत मुखी। क्या होता है? व्रतमुखी। व्रत का अर्थ क्या होता है? गोल। और यहाँ पर मुखी का अर्थ क्या होता है? ओठ। यानी हम कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, या जिन वर्णों में ओठ गोल होते हैं, जिन वर्णों में ओठ गोल होते हैं, उनको हम व्रतमुखी कहते हैं। जिन वर्णों में ओठ गोल होते हैं उनको हम व्रतमुखी कहते हैं। जैसे, अब जैसे हमने आपसे कहा तो आपने कहा अरे मैम, जो उ है उसको बोल के देखो, ओठ गोल होते हैं। अच्छा, ओ औ बोल के देखो, ओठ गोल होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जो उ और ओ हैं ये दोनों व्रतमुखी होंगे, ये दोनों
व्रतमुखी होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसको कहा जाता है अव्रतमुखी। जिसको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी। जिसको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी। आ का मतलब होता है नहीं, व्रत का मतलब होता है गोल, और मुखी का मतलब होता है ओंठ। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ओंठ गोल नहीं। क्या कहेंगे? ओंठ गोल नहीं। जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में ओंठ गोल ना हो, जिन वर्णों को बोलने में ओंठ गोल ना हो, उनको हम अव्रतमुखी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी कहते हैं। जैसे, जैसे देखिएगा, इसमें क्या आएंगे? आ, ई, उ हटा दिया, ए, आई, ओ आएगा, बाकी अव्रतमुखी होंगे। बाकी सभी के सभी अव्रतमुखी होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ओंठ के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है व्रतमुखी। जब ओंठ गोल हो तो व्रतमुखी कहलाता है। जैसे उ और ओ, अव्रतमुखी। जिन वर्णों के उच्चारण में ओंठ गोल नहीं होते हैं वो अव्रतमुखी कहलाते हैं। जैसे आ, ई और ए, ऐ। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। नहीं, तुमसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चा, अगर आपने बैच लिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, वरना किसी दिन सर ने अगर देखा तो आपने बैच भले ही लिया है, आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो ये जो तुम ये सब बताते हो ना, मोबाइल से खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। बेटा पढ़ लो, अब समय आ गया है, अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास। कहते हैं जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। तो अगर हम बात करते हैं जीव के आधार पर कितने भाग हैं? 3। ठीक है, सबसे पहले आता है अग्र स्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर, तीसरा आता है पश्च स्वर। ठीक है, इसके आधार पर कितने होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो कहता है अग्र स्वर। अग्र स्वर की बात करें तो वे स्वर, स्वर मतलब स्वर, अग्र मतलब आगे से बोले जाएं। किसके आगे से? जीभ के आगे से। तो हम क्या लिखेंगे? जीभ के आगे भाग से, आगे भाग से बोले जाने वाले वर्ण। जीभ के आगे भाग से बोले जाने वाले वर्ण, जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले वर्ण अग्र स्वर कहलाते हैं, यानी आगे वाले स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अब बच्चा इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देखिएगा, याद रखिएगा, ई, ए, आई। कौन से आएंगे? ई और ए, आई। ई और ए, आई मध्य स्वर से। तो हम क्या कहेंगे? जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले वर्ण, यानी वे वर्ण जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं वो हमारे मध्य वर्ण कहलाते हैं। और उनमें क्या आता है? जैसे आ। क्या आता है? आ आता है। अब यहां पर बात करते हैं पश्च स्वर। क्या कहेंगे? जीभ के पीछे भाग से, जीभ के पीछे भाग से बोले जाने वाले वर्ण,
बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें आपका आता है बड़ा आ, इसमें आपका आता है इसमें आता है उ और इसमें आता है ओ औ। क्लियर? तो जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, अग्र मध्य पश्च। जो आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं, जो बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं मध्य कहलाते हैं, जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो पश्च कहलाते हैं। इसमें आपको ये नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ इसमें मध्य स्वर याद रखना है, छोटा आ। इसके बाद अगर हम बोलते हैं आ के बाद बोलो ई, आ ई, तो जब आ के बाद ई बोलते हैं ना तो जीभ आगे आती है, इसका मतलब अग्र है। ए आगे आई, ओ पीछे चली गई, तो जो पीछे वाले हिस्से से बोली जाती है वो पश्च, जो बीच वाले हिस्से से बोली जाती है वो मध्य, और जो आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। क्लियर? सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? शिवानी तोमर, एक बात बताओ, आप लोग ये नाम बदल बदल के आते हो, हम भाई समझ नहीं पाते हैं, आप पता नहीं कौन से नाम से प्रकट हो जाते हो। अब आज की क्लास में सोनिया राज, सोनिया है क्लास में? जल्दी से बताएं। शरिता यादव, जिया, सुनीता, लवली, कोमल, जिनका एक नाम है उनका समझ में आता है, और जो बदल बदल के नाम आते हैं ना वो समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि काफी बच्चे लाइव रहते हैं, मतलब काफी लोगों ने बैच लिया है लेकिन आता नहीं है कोई, क्या कारण है? ये देखो आज राधिका आई हैं 70 साल बाद। राधिका बेटी आया करो पढ़े। चलिए यहां पर देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो मुख द्वार के आधार पर, ये बहुत खतरनाक है, पता है, हमने इसको बहुत बार याद किया और जितनी बार इसको याद करते थे उतनी बार भूलते थे। अंत में हमने इसको याद करना बंद कर दिया तो ये स्वतः ही याद हो गया, क्योंकि ये समझ के थोड़े बाहर था। देखिएगा, मुख द्वार के आधार पर, सभी बताओ, मुख द्वार के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? मुख द्वार के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ तो स्वर ऐसे होते हैं जिनमें जब हम बोलते हैं ना तो मुंह पूरा खुल जाता है, तो जिन वर्णों को बोलने में मुख पूरा खुलता है उनको विव्रत कहते हैं। क्या बोलते हैं? विव्रत कहते हैं। विव्रत का अर्थ होता है मुख द्वार पूरा खुले, मुख द्वार पूरा खुले। जब मुख द्वार पूरा खुलता है उसको विव्रत कहते हैं, और उसमें आपका क्या आता है? बड़ा आ। आप बोल के देख लो, बड़ा मुंह आपका पूरा खुल जाएगा, मुख द्वार पूरा खुल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, अर्ध का मतलब होता है आधा और विव्रत मतलब खुले। तो जब आधा मुख खुले, आधा मुख द्वार खुले, जब आधा मुख द्वार खुलता है तो उसके क्या कहते हैं? अर्ध विव्रत कहते हैं। अब देखिएगा, अच्छा एक बात बताओ, जो हमने कहा आ तो पूरा खुला, अब जो अर्ध विव्रत होगा जिसमें पूरा तो नहीं खुलेगा लेकिन पूरे से कुछ कम खुलेगा, खुलेगा कि नहीं? तो ये वर्ण सबसे बड़े होंगे, ये वर्ण सबसे बड़े होंगे। कौन कौन से हैं? ये एक ए और दूसरा औ, एक तो ए और दूसरा औ, एक तो ए और दूसरा औ। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात करते हैं संवृत। किस पे बात करते हैं? संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है? देखिएगा, संवृत का मतलब होता है बंद या ढका हुआ, बंद या ढका हुआ, जिसमें हमारा मुख लगभग बंद रहे या लगभग ढका सा रहे,
जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंद सा रहे या बंद ही रहे, ढका रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। जरा आप बोल के देख लीजिए ऐसे कौन से वर्ण है, तो हम क्या कहेंगे? इ ई उ ऊ, यानी इ ई और उ ऊ हैं वो समृद्ध हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इ ई और उ ऊ, इ ई और उ ऊ, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है, उसके बाद क्या आता है? अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध की बात, समृद्ध का मतलब बंद और अर्ध मतलब आधा, तो यहां पर क्या कहेंगे? आधा बंद रहे। कितना बंद रहे? आधा बंद रहे। अब बचा कौन सा है? ए ओ, ए और ओ बचे हैं, तो ए ओ क्या हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध हो जाएंगे। तो देखिएगा, विव्रत में मुख द्वार पूरा खुले जैसे आ, अर्ध विव्रत में आधा मुख द्वार खुले जैसे ए और ओ, समृद्ध में लगभग बंद रहे, सॉरी समृद्ध की अगर हम बात करें तो समृद्ध में बंद या ढका हुआ जैसे इ ई उ ऊ, अर्ध समृद्ध में आधा बंद रहे जैसे ए और ओ। क्लियर? आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं नाक के आधार पर। किसके आधार पर बात करते हैं? नाक के आधार पर। नाक के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं निर अनुनासिक, निर अनुनासिक। निर का मतलब नहीं और अनुनासिक का मतलब नाक के सहारे से, नाक के सहारे। एक तो ऐसे वर्ण हैं जिनमें निर मतलब नहीं, अनुनासिक मतलब नाक के सहारे। कहीं कहीं पर यही हमें इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, निरनुनासिक। तो चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं और चाहे तो इस तरह से लिखा हो। तो जो वर्ण नाक के सहारे से नहीं बोला जाता वो निर अनुनासिक कहलाता है। इसमें क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, आहा। इसमें हमें आहा भी लिखना होगा और इसमें हमें री भी लिखना होगा। क्लियर? ये जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी साथियों आपके नाक से नहीं बोले जाते हैं। किससे नहीं बोले जाते हैं? नाक के सहारे से नहीं बोले जाते हैं। यानी यहां पर हम कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं एक दूसरे शब्दों में अंग को छोड़कर, अंग को छोड़कर शेष सभी, अंग को छोड़कर शेष सभी जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? निर अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं? निर अनुनासिक होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनु मतलब होता है सहारे, अनु मतलब सहारे और नासिक का मतलब नाक के, यानी नाक के सहारे से बोले जाने वाले वर्ण, यानी हम क्या कहेंगे? नाक के सहारे से। देखिएगा, अनुनासिक। अब यहां पर नासिक का अर्थ क्या होगा? नासिक का अर्थ है सहारे, और सॉरी, नासिक का अर्थ है नाक और अनु का अर्थ है सहारे। तो जो नाक के सहारे से बोले जाते हैं उनको हम अनुनासिक कहते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आता है अंग। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ अंग आता है। तो नाक के सहारे से बोले जाने वाले वर्ण में अंग आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाक से बोला जाता है। निर अनुनासिक में अंग को छोड़कर शेष सभी आपके निर अनुनासिक में आते हैं, निर अनुनासिक में आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आगे देखिएगा,
सभी लोग लिख लें वरना रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने किसके आधार पर देखा? सबसे पहले साथियों हमने बात की मात्रा के आधार पर। कितने भाग थे? 3 भाग थे। फिर हमने जीभ के आधार पर 3 भाग थे। फिर हमने ओंठ के आधार पर 2 भाग थे। फिर हमने ओंठ के बाद अगर हम बात करें तो साथियों फिर हमने ओंठ के आधार पर देख लिया, नाक के आधार पर 2 भाग थे, मुख द्वार के आधार पर 4 भाग थे। अब हम बात करते हैं घोष के आधार पर। किसके आधार पर? घोष के आधार पर। ठीक है, चलेगा। यहां पर देखिएगा घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर जब भी बात आती है घोषत्व के आधार पर, घोष किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट करें, घोष किसे कहते हैं? घोष किसे कहते हैं? तो जैसे ही घोष आया, घोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, जिसको घोष कहा जाता है। और यहां पर आपको याद रखना है कि जितने भी स्वर हैं यानी सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। जितने भी स्वर हैं आपके सभी स्वर सघोष होंगे। सभी स्वर सघोष होंगे। क्लियर? स्वर तंत्रियों में कंपन, और इसके आधार पर हमें याद रखना है कि जितने स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं। सघोष को ही हम घोष भी कह सकते हैं, याद रखना। सघोष को घोष भी कहा जाता है। सघोष को घोष भी कहते हैं। सघोष को क्या कहते हैं? सघोष को घोष भी कहते हैं। सघोष को घोष भी कहा जाता है। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो यहां तक था आपका स्वर तंत्र। जो आपका स्वर विभाजन था, स्वर किसे कहते हैं, स्वर विभाजन क्या है, इस पर हमने पूरी तरह से चर्चा की। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। आप में से हमारा कोई भी ब्लैक स्क्रीन हो गई है? आप लोग बताइए, क्या ब्लैक स्क्रीन हो गई है? ठीक है, तो आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट कमेंट करिएगा, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत ही पूछिएगा। अब हमारे इधर से तो सब क्लियर है, समझ गए सब लोग? चलिए अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। किसकी बात करते हैं? उच्चारण स्थान की। देखिएगा, जब भी उच्चारण स्थान की बात की जाए, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कि किस स्वर का, ये क्या हो रहा है? अरे भाई मच्छर जी काहे चला रहे हो? अब बताओ, अभी हमने लिखा था आपके सामने ही और अचानक मच्छर ने चला दिया। एक पेज आगे सिलेक्ट हो गया। अब क्या किया जा सकते हैं? चलिए सुनीता जी, अभी नहीं खत्म हुआ है, मेन आपका खत्म हुआ। अब पार्ट बचे हैं। पार्ट कैसे बचे हैं? वो साहित्य के, साहित्य से थोड़ा हटके हैं। ठीक है, और अगर आप साहित्य के साथ पढ़ोगे तो आप सब मिक्सअप कर लोगे। इसीलिए पहले ये चीज हम आपको पढ़ाएंगे, फिर वो वाली चीज बीच बीच में लेकर आएंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। और क्या, यहाँ पर मच्छर मक्खी सब चला लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर होते कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अ आ
इ ई उ ऊ ए ऐ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। इतने ही को तो हमें पढ़ना है, इतने को ही तो हमको पढ़ना है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो ऑलवेज आप आंसर दीजिएगा स्वर 11 होते हैं। कभी भी अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो आप ऑलवेज आंसर दीजिएगा स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने लिया आ। ऐसे ही आपको करना है। ई फिर री, ठीक है, री। फिर आपको लेना है ला, जैसे बता रहे वैसे ही लिख लेना, ठीक है। या ला को हटा दीजिए, फिर आप लिखिएगा उ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या लिया? आ। अगर कभी भी उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो मेरे साथियों उच्चारण स्थान का एक पासवर्ड है, और वो पासवर्ड क्या है? KTM2। KTM2 कहने का मतलब, अब देखिएगा आ का उच्चारण स्थान के, ई का टी और री का यम, बस KTM। आपने क्या सीखा? KTM। स्वरों में आपको KTM ही याद रखना है। व्यंजन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम देने और लेने पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको सिर्फ कितना याद रखना है? KTM, KTM। अब देखिएगा उ सदैव कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर हैं? आगे चलते हैं। अब यहां पर आता है सबसे पहले ए, फिर आता है आई, फिर आता है ओ, और फिर आता है औ। ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर ए पूछा जाता है, ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई से। किससे बनता है? आ प्लस ई से। और ए किससे बनता है? आ प्लस ए से। किससे बनता है? आ प्लस ई से। देखिए ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई से। और ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ए से। अब यहां पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, तब आप क्या कहेंगे? के यानी कंठ है। देखिएगा ई का उच्चारण स्थान क्या है? यानी टी है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? के और टी हो गया, ठीक है। यहां पर देखिएगा आ का उच्चारण स्थान के हो जाएगा, ए का उच्चारण स्थान के टी हो जाएगा। अब 2 बार के टी तो आएगा नहीं, तो ये वाला के हम हटा के यही वाला के टी लिखे रहने देंगे, यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान के टी हो जाएगा, जिसको कहते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। क्या बोलते हैं? सॉरी, जिसको क्या बोलते हैं? कंठ प्लस तालु। क्या बोलते हैं? कंठ प्लस तालु। क्लियर? अब आगे देखिएगा, जैसे आपने ओ देखा, ओ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ऊ से। आ कहां से बोला जाता है? कंठ से। ऊ कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। औ किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ओ से। यहां पर भी वही होगा, क्या होगा कि आ का तो के है और औ का क्या हो जाएगा? के ओ हो जाएगा। तो देखिए के फॉर कंठ, ओ फॉर ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। यहां पर देखिएगा अगर हम लिखेंगे कंठ, कंठोष्ठ, कंठ, कंठ ओष्ठ, कंठ कंठोष्ठ, तो 2 बार तो कंठ आएगा नहीं, आएगा तो एक ही बार ना, तो इसका कंठोष्ठ हो जाएगा, इसका भी कंठोष्ठ होगा। यानी
ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ रहता है और ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु रहता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु रहता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु रहता है, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ रहता है, औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ रहता है, कंठोष्ठ रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं थोड़ा इसका हिंदी वर्जन। आ का उच्चारण स्थान के है, के फॉर कंठ। ई का उच्चारण स्थान टी है, टी फॉर तालु। ठीक है, री का उच्चारण स्थान यम है, यम फॉर मूर्धा। ठीक है, ओ का उच्चारण स्थान उ का उच्चारण स्थान ओ है, ओ फॉर ओष्ठ, ओ फॉर ओष्ठ। ठीक है, तो यहां पर हम आगे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो देखिएगा यहां पर हम क्या कहेंगे? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगला अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अंग, क्या पूछा जाए? अंग, तो याद रखना नाक से बोला जाता है, नासिका हो जाएगा। अंग का पूछा जाए तो याद रखना नासिका हो जाएगा। अंग से पूछा जाए तो नासिका हो जाएगा, और अगर आहा की पूछी जाए तो आहा का कंठ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिएगा, आहा का और बताते हैं। जैसे आपके सामने आहा लिखा गया, तो आहा में आ का भी साउंड रहता है और हा का भी साउंड रहता है कि नहीं रहता है? आ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, हा का भी उच्चारण स्थान कंठ रहता है। दो बार कंठ तो आएंगे नहीं, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, आ का कंठ, ई का तालु, री का मूर्धा, उ का ओष्ठ, ए का कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ, अंग का नासिका, आहा का कंठ, आहा का कंठ। क्लियर? आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। बोलो मेरे प्यारे साथियों, आ गई ना? चलिए, आ गई सभी को समझ में? अब हम एक बात आगे बढ़ते हैं। सभी ने लिपिबद्ध कर लिया, सभी ने नोट कर लिया, तो फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, यानी अब हम बात करने वाले हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, आ मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है योग यानी जोड़, वह मतलब होता है बहन करते हैं, वह का मतलब बहन करने वाले, वहन करने वाले, यानी इनका कोई योग नहीं है, इनका कोई योग नहीं है, इनका कोई योग नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए ये अयोगवाह कहे जाते हैं। ये इनका किसी के साथ योग नहीं है। कहने का मतलब ना स्वर में, इनको ना स्वर में गिनते हैं, ना व्यंजन में, ना स्वर में है ना व्यंजन में है, इनका किसी के साथ योग नहीं है, इनका किसी के साथ योग नहीं है, लेकिन ये अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। यहां पर दो आते हैं, एक तो आता है अंग और दूसरा आता है आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को
अनुस्वार कहते हैं। अगर पूछा जाए कहां से बोला जाता है, तो नासिका से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? नासिका से बोला जाता है। अगर हम बात करते आहा, आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहा जाता है। कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। तो साथियों, ये जो हमारी थी स्वर वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। यानी स्वर किसे कहते हैं, स्वर के विभाजन के आधार क्या है, स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर में क्या क्या आता है, क्या स्वर और व्यंजन के बाहर है, ये सब चीजें हमने आपसे कह दी। अब यहाँ पर आप हमेशा याद रखना एक बात को, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या, कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको ऑलवेज जो आंसर लगाना होगा वो 11 लगाना होगा। ऑलवेज स्वर की संख्या अगर कभी भी पूछी जाती है तो आपको सदैव आंसर अपना 11 देना होगा, 11 देना होगा। ठीक है, तो जो ना स्वर में गिने जाए ना व्यंजन में गिने जाए उनको अयोगवाह कहते हैं। उनमें 2 वर्ण आते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। उसमें अंग आपका अनुस्वार होता है, आहा विसर्ग होता है। अंग अनुस्वार होता है, आहा विसर्ग होता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की क्लास हिंदी की जो थी वो यहीं तक रहेगी। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे व्यंजन, और कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि जो परसों की क्लास हो वो हिंदी की ही क्लास कर ले। हाँ, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। तो चलिए कल ही रखते हैं क्योंकि संस्कृत भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कल हिंदी की क्लास होगी ठीक अपने समय पर, तो समय पर आइएगा। इतनी चीजों में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग हमारे जाने से पहले धन्यवाद 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 धन्यवाद। कीर्ति, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछूं? बड़ा आपकी मम्मी क्या करती हैं? लक्ष्मी पीछे कर दिया है। अच्छा ठीक है, अभी हम खड़े हैं, कुछ पूछना था। आज टाटा बाय बाय करके जाएंगे, अभी एक क्लास और है। नहीं मली भैया, तुम जल्दी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा रुकना इसका मतलब है कि अभी तुम एक दो शायरी को कही दो। अच्छा ठीक है। नहीं, एक बहुत बहुत दिन पहले की बात है कि शायद यूट्यूब की या किसी ने शुभम सर से कहा था, उस बच्ची का नाम भी कीर्ति था। लगभग हो गए होंगे 1 साल लगभग पहले की बात है। तो उसने ये बोला था कि मेरी मम्मी मैम की तरह लगती है और मुझे मैम से बात करनी है, ऐसा कुछ बोला था। तो शुभम सर ने बताया था, तो वो चीज़ हमको अचानक आज याद आ गई। ठीक है, तो इसलिए पूछा था। अब ये मत पूछना कि सिर्फ कीर्ति से ही क्यों पूछा था। मतलब जो बच्ची थी पहले, कीर्ति बच्ची होगी, तो उसने सर से बोला था और सर ने हमको बताया अभी। ठीक है, तो इस वजह से पूछा था, और कोई वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और कल तैयारी बहुत अच्छे से करके आना है, क्योंकि जो आपको पढ़ा चुके हैं ना, साहित्य से भी क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे। ठीक है, तो कल आपसे साहित्य के भी क्वेश्चन पूछेंगे। 5 क्वेश्चन साहित्य से रहने वाले हैं
और ये देखते हैं कल का विनर कौन रहता है। तो जो कल का विनर होगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी मिलेगी इनाम में, ठीक है, बस ख्यालों में। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अभी ठीक 1 घंटे बाद आपकी मनोविज्ञान की क्लास में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। भाई जल्दी से बाय बाय बोल दो, जिसको बाय बाय बोलना हो जल्दी से बोले। क्वीन बाय 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 बाय, सभी को टाटा बाय बाय।